तो एक मैं इंफॉर्मेशन जल्दी से दे दूं आपको। कल हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 से 3 बजे के बीच में यूट्यूब पर आपकी यूट्यूब की क्लास हो। सर ईवीएस की प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक बेहतर रहेगी? ईवीएस की प्रैक्टिस के लिए बुक अरिहंत की आती है, वो भी ले सकते हो। अरिहंत की भी बुक अच्छी है, अरिहंत की। और लूसेंट भी ठीक है, कोई बुरा नहीं है, प्रैक्टिस ही तो करनी है ना। और कुछ क्वेश्चन जो इन्वायरमेंटल स्टडीज और आपका सारा लेके रिलेटेड लेके होगा, वो मैं आपको वही इंफॉर्मेशन देने वाला था कि कल हम 1 से 3 बजे तक लगातार 2 घंटे हम ईवीएस की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें हम 30-40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जो भी आपको मूलतः ओरिजिनली जो 30-40 क्वेश्चन करा पाएंगे कराएंगे। और उससे संबंधित, उसके आंसर से संबंधित कई ऐसे पार्ट भी उसमें बता दिए जाएंगे, जिससे आपका ठीक है 30-40 क्वेश्चन होगा, लेकिन उसका आंसर जब एक्सप्लेन किया जाएगा तो फिर 30-40 नहीं होगा, उसका गुणा 3 गुणा 4 कर दीजिए, है ना। उस 100, 150, 200 क्वेश्चन आपके लगभग लगभग उस 2 घंटे में तैयार करने हैं। तो आप जरूर कल जुड़ेंगे 1 से 3 तक। वैसे भी मैं यूट्यूब पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो हमारी टीम ने कोशिश की है कि सर थोड़ा बहुत टाइम यूट्यूब पर दें आप। तो कल मैं यूट्यूब पर रहूंगा, है ना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सबको। तो कल का जो रहेगा प्रैक्टिस सेशन, वो ईवीएस और पहला पेपर का थोड़ा ज्यादा रहेगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज का। और उसी में हम कोशिश करेंगे कि उसी दौरान हम आधे घंटे 40 मिनट हम बता दें क्या, ज्योग्राफी का भी पोर्शन थोड़ा सा आपको बता दिया जाए, जो 6 to 8 क्लास के लिए जरूरी है। फिर से बता दीजिए सर लक्ष्मी। गुड आफ्टरनून। मैं ये कह रहा था लक्ष्मी कि हम कल यूट्यूब पर लाइव होंगे 1 से 3, और उस लाइव में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशन चलेगा, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशन चलेगा, जिसमें 2 घंटे की लाइव में हम लगभग 1.25 से 1.5 घंटे का काम हम करेंगे, ईवीएस का प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो बाकी बचा, उसमें हम क्या करेंगे, 1 से 3 है, 1 बजे से 3 बजे तक। और उसके बाद हम जो शेष समय बचा, उसमें हम रहेंगे कहाँ, उसमें हम रहेंगे थोड़ा ज्योग्राफी वाला सेकंड पेपर हम डिस्कस कर लेंगे। सेकंड पेपर भी जरूरी होता है, क्योंकि यूट्यूब पर तो ऐसा है नहीं कि सिर्फ ईवीएस वालों को पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ सेकंड पेपर वालों को पढ़ाया जा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं, ठीक है ना। तो उसकी बात हम करेंगे। अब हम आ जाते हैं आज के मुद्दे पर। सब लोग रेडी हैं? आ जाते हैं आज के मुद्दे पर। रेडी? आप लोग लेट ज्वाइन करते हो, अचानक एकदम ऐसा लगता है कि ऑफलाइन क्लास करने आ रहे हो, दरवाजा खोल कर में आई कम इन, में आई कम इन, उसके बाद सब लोग अभी अभी 10 मिनट तक सब लोगों की एंट्री हो रही है क्लास में। 5 मिनट बीत चुका और सब लोगों की एंट्री हो रही है क्लास में। ऐसे नहीं, 2:30 से अगर जो आपका अटेंडेंस लग रहा है, उससे पहले मैं लॉग इन हो जाता हूँ, लॉग इन होकर बैठा रहता हूँ, कौन आया क्लास में कौन नहीं आया। तो आप लोग अटेंडेंस वगैरह ये 2:30 से शुरू होता है, खटाखट अटेंडेंस करके और तुरंत क्लास ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। क्लास ज्वाइन करने में लेट मत किया, क्योंकि उससे आपका नुकसान होता है। 1 ही घंटे की क्लास होती है, उसमें भी अगली क्लास दूसरी रहती है, तो फिर 5 मिनट पहले ही छोड़ना होता है। तो क्लास टाइम से ज्वाइन करो। चलो शुरू करते हैं। आज आज जो हमारा पढ़ने का मुद्दा है, वो हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर। बायो मतलब जैवमंडल। देखो हम कहां कहां से पढ़ते आ रहे हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा एटमॉस्फेयर, फिर दूसरा पढ़ा लिथोस्फेयर, है ना। दूसरा पढ़ा हाइड्रोस्फेयर, तीसरा पढ़ा लिथोस्फेयर। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोस्फीयर, ठीक है, मतलब जैवमंडल। अब आपको अगर जो सीधी भाषा में कहा जाए, ध्यान से समझना, कॉपी पेन तैयार रखना, कोई आप बच्चे नहीं हो कि आपको बार बार गाइड करना पड़े। कॉपी पेन तैयार रखना, जो बातें मेरे मुंह से निकले, कभी कभी हम लिखवा नहीं पाते, लेकिन आपको वो सारी बातें अपने शॉर्ट नोट में नोट करना है। बायोस्फीयर के बारे में अगर जो कहा जाए, जैवमंडल के बारे में कहा जाए, या पर्यावरण के बारे में कहा जाए, इन्वायरमेंट के बारे में कहा जाए, तो आप ऐसे कह सकते हो, फ्लोरा एंड फौना दोनों को मिला दिया जाए और हमारे चारों तरफ का इन्वायरमेंट मिला के ये बायोस्फीयर के अंतर्गत आता है। फ्लोरा एंड फौना का मतलब वनस्पति और जीव जंतु दोनों आ जाते हैं इस बायोस्फीयर के अंतर्गत, दोनों आ जाते हैं। इसमें 2-3 चीजें हमें जाननी होंगी, जैसे कुछ चीजें
कुछ चीजें तो आज ऐसी जाननी होंगी जो आपको बस ऐसे ही मैं डायग्राम के रूप में बताऊंगा, कोई मैं फिगर उसका नहीं लगाया हूं। मैं चाहता तो इंटरनेट से तमाम चीजें कॉपी पेस्ट करके आपको बता सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कंफर्टेबल लगा नहीं। इसीलिए मैं ऐसे सादे पन्ने पर आपको एकदम व्हाइट बोर्ड वाली स्टाइल में मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं वो चीजें बता दूं। जैसे उसमें कुछ चीजें जो हैं मैं बता दे रहा हूं कि आज हम पढ़ेंगे क्या। आज हम थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का बता देंगे जो 1 से 5 क्लास तक के बच्चों के लिए जरूरी है। फूड चेन के बारे में एक बार बता देंगे। हम हिंदी ही कोशिश करेंगे रहें, क्योंकि आपकी बार बार कंप्लेन होती है कि हिंदी से भटक जाते हैं, तो हिंदी ही कोशिश करेंगे। फूड चेन मतलब खाद्य श्रृंखला। इस खाद्य श्रृंखला को अगर जो हम जानेंगे, हम ऐसे व्हाइट पेपर पे नहीं जानेंगे। इसका मैं चाहता तो इंटरनेट से अपना तमाम चीजें ढूंढ कर फूड चेन के बारे में आपको बता सकता था, लेकिन नहीं। फिर आप अपनी कॉपी में नोट नहीं कर पाओगे और फिर आपका पेडागोजी डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि बेटा फूड चेन से ये सारे पेडागोजी में क्वेश्चन आते हैं। आपकी आवाज कम आ रही है देवेंद्र, मेरी आवाज कम आ रही है। ठीक है, फूड चेन खाद्य श्रृंखला। जब हम फूड चेन के बारे में जानेंगे तो फूड चेन के अंतर्गत मानव भी आता है, जो मानव टॉप कंज्यूमर। देखो, टॉप कंज्यूमर का मतलब इंग्लिश दोनों में पढ़ाए पेज। हाँ हाँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाऊंगा। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं सिर्फ हिंदी में सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी में हम क्या पढ़ेंगे, इसी में हम पढ़ेंगे क्या, इसी में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा जियो बायो मैग्निफिकेशन। और अब देखो, जियो बायो, जियो का मतलब आप ऐसे कर सकते हैं भू जैव, भू जैव संचयन, इसकी अंग्रेजी हिंदी करोगे। और जियो बायो मैग्निफिकेशन के साथ साथ लता ग्रहण हम पढ़ लेंगे जियो बायो केमिकल साइकिल। भू जैव रासायनिक चक्र। और इस मैग्निफिकेशन और इस केमिकल साइकिल का 2-4 उदाहरण हम समझेंगे पूरी दुनिया में। 2-4 उदाहरण हम समझेंगे पूरी दुनिया में, 2-4 उदाहरण इसका समझेंगे। भारत में एक उदाहरण है, जापान में एक उदाहरण है ना। जापान में एक उदाहरण है, भारत में एक उदाहरण है। ठीक है, अच्छा। जैवमंडल, ये जैवमंडल के अंतर्गत टॉपिक ही बताया जा रहा है। आज बायोस्फीयर पढ़ाएंगे, हाँ जैवमंडल के अंतर्गत टॉपिक बताया जा रहा है कि पहले पॉइंट पे तो हम ये पढ़ेंगे। दूसरा, फिर हम जान लेंगे बायोस्फीयर के बारे में कि आखिर बायोस्फीयर है क्या। इसे जानने के बाद हम जानेंगे कि बायोस्फीयर किसे कहते हैं। फिर जानेंगे किसके सेक्टर कितने होते हैं, कौन सा सेक्टर, कैसा सेक्टर, कहां कहां क्या क्या अलाउ होता है। फिर हम ये जानेंगे कि भारत में, इंडिया में बायोस्फीयर कितने हैं। तो आपको पता चलेगा इंडिया में बायोस्फीयर 18 हैं। वो कौन कौन से राज्य में हैं ये भी जानेंगे हम, कौन कौन से राज्य में हैं ये भी जानेंगे। राज्यों के बाद हम ये भी जान लेंगे कि वो राज्य में है, इसका संबंध कौन सी नदी से है, कौन से पहाड़ से है, ये भी हम जान लेंगे। और जो कुछ बचा कुचा रहेगा वो भी हम जान सकते हैं। लेकिन आपको मैं पहले ही कह रहा हूं, आपके एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ज्यादा ही पूछ लिया जाता है, इधर वाला, ये टॉप फूड चेन वाला। और इसका ठीक ठाक संबंध आपके पेडागोजी से है। मतलब हम इसे पढ़ने के दौरान थोड़ी बहुत पेडागोजी की उन थ्योरीज को चर्चा करेंगे। मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं, मैं आपको पेडागोजी नहीं पढ़ाऊंगा, ये बात मैं एकदम क्लियर कह रहा हूं। लेकिन आपको बाबू पेडागोजी कोई अलग चीज नहीं होती, आपके सब्जेक्ट से ही निकलती है। आपको मैडम पढ़ाएंगी, शायद कोई मैडम अपॉइंट है हमारी सफलता टीम में,
वो आपको पेडागोजी पढ़ाएंगी, लेकिन आपको फूड चेन जब पढ़ना है तो पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आए हैं वो भी मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, जो आप कर लोगे, बड़े आसानी से कर लोगे। ठीक है, अब हम अपने क्लास की शुरुआत कर दें। अब जाके पूरी अटेंडेंस पूरी हुई, इतने देर में तो आप लोग आते हैं। क्लास की शुरुआत अब हम कर सकते हैं। ठीक, डन। आप पढ़ाते तो अच्छा रहता, आपसे पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे पास थोड़ा, अब सब कुछ हम नहीं पढ़ा सकते ना, मेरे पास थोड़ा समय समय भी तो होना चाहिए। समय की बात है। और देखो, एक आदमी सारी चीजें पढ़ाए तो उससे उसकी विशेषज्ञता पर भी प्रभाव होता है। स्पेशलाइजेशन जो होता है ना, वो फिर दूसरे लोग होते हैं, उसे आप लोग पढ़ेंगे। अच्छे अच्छे लोग, हमारी टीम जो है वो हैरू गैरू नत्थु खैरू को नहीं रखा जाता, ठीक ठाक लोग हैं टीम में। आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, ठीक ठाक लोग हैं, अच्छे खासे लोग हैं, अपने मामले में बड़े विशेषज्ञ हैं। ठीक है ना। चलो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बेटा फूड चेन की बात करते हैं। अच्छा, मेरी बार बार बेटा बोलने वाली आदत है, आप लोग बहुत बड़े बड़े हो तो इसके लिए क्षमा करना। फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला, अब खाद्य श्रृंखला को अगर जो कहा जाए फूड चेन, फूड चेन, फूड चेन को अगर जो ध्यान से देखा जाए, फूड चेन को अगर जो ध्यान से देखा जाए तो ऐसे, ये तो मान लिया सूरज हुआ, सूरज हुआ। ठीक, सूरज से सनलाइट आ रही है, सपोज दैट, सूरज से सनलाइट आ रही है। अच्छा देखो, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, और जब टाइम लगने का मतलब आपको ये समझना है, टाइम लगने का मतलब आपको आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज की प्रॉब्लम क्या सबको है? ये आवाज वाली प्रॉब्लम सबको है? मेरे यहाँ तो साउंड अच्छा रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप तक आवाज जा रही है, क्योंकि यहाँ ग्राफ लगा होता है ना, हमें भी पता चलता है क्या हमारा गड़बड़ है क्या सही है, तो वो रिफ्लेक्शन बड़ा अच्छा है। साउंड का जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ ठीक दिख रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ तो ग्राफ अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। अच्छा, आ रही है आवाज, सही है आवाज। देवेंद्र बाबू प्लीज, आप प्रॉपर आ रही है आवाज, है वॉइस क्लियर आ रही है। तो देवेंद्र प्लीज आप थोड़ा अपना देखें, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा टीचर ही गड़बड़ हो। देवेंद्र, देवेंद्र मेरे बड़े भाई का नाम है, आज उनका हैप्पी बर्थडे भी है। तो देवेंद्र भैया आप क्या करें, थोड़ा अपना देखें। हो सकता, अच्छा मेरा गलत होगा तो मैं सही कर लूंगा, लेकिन मैं जैसे ही आपने पहली बार बोला कि आवाज गड़बड़ है, तैसे तुरंत मैं ग्राफ निकाल लिया हूँ, ग्राफ पर देख रहा हूँ मैं इतनी फ्रीक्वेंसी से या इतनी लाउड बोलूं कि जो ग्राफ ऊपर नीचे जाए। मेरी आवाज स्लो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाकायदे में माइक कोई पहन के आपके सामने बैठता हूँ, जिससे हल्का सा भी अगर छींक भी आए तो आपको पता चले। है ना, चलो शुरू करते हैं। सनलाइट, सनलाइट आ रही है। अब ये सनलाइट से होता क्या है? सनलाइट को ये प्राप्त करते हैं हरे पौधे। अच्छा, ये हरे पौधों को क्या लिखना पड़ेगा? ग्रीन प्लांट्स, है ना, हरे पौधे। ये हरे पौधे जो होते हैं ये प्राइमरी प्रोडक्टर होते हैं। ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं। बेटा ये उत्पादन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये उत्पादन कर रहे हैं।
ये इस सनलाइट से हरे पौधे जो हैं, इस सनलाइट से ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? और ये मृदा और डिकम्पोजर, मृदा और डिकम्पोजर से ये क्या करते हैं, ये पोषक तत्व लेते हैं, ह्यूमस लेते हैं। ये मृदा और डिकम्पोजर से क्या करते हैं, ह्यूमस लेते हैं। ध्यान से समझना, अंतिम सब कुछ पढ़ाने के बाद ईवीएस वाला क्वेश्चन तो आपका होगा, लेकिन सब कुछ पढ़ाने के बाद मैं 2 क्वेश्चन पेडागोजी का पूछूंगा। पिछले साल का पेपर उठा के देखना है। ये जो पेडागोजी का क्वेश्चन मैं पूछूंगा, पिछले साल का पेपर उठा के देखना है कि फूड चेन से पेडागोजी पर क्या क्वेश्चन पूछा था। ठीक, ध्यान से। अगला, अब इन हरे पौधों को अपना भोजन, तो मान लिया 100 यूनिट ऊर्जा इसे मिली, 100 यूनिट एनर्जी ये बनाया, तो 100 यूनिट में से 10% यूनिट, मतलब 10 यूनिट ये ट्रांसफर कर देगा भोजन के रूप में अगले को। और अगला कौन होता है, शाकाहारी। शाकाहारी मतलब शाकाहारियों के पास कितनी यूनिट पहुंची, 10 यूनिट पहुंची एनर्जी के रूप में। और ये क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ये क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला, फिर से, अब ये शाकाहारियों को अपना भोजन बनाया जाता है किसके द्वारा, इन्हें अपना भोजन बनाया जाता है किसके द्वारा, मांसाहारियों के द्वारा। अब ये भी 10% ट्रांसफर करते हैं। ये अपने भोजन का कितना परसेंट ट्रांसफर करते हैं, आगे एनर्जी का कितना परसेंट, 10% ट्रांसफर करते हैं। तो बेटा ये हरे पौधे अपना 10% ट्रांसफर किया, तो इसे मिला 10 यूनिट। ये अपना भोजन ट्रांसफर किया, 10% ही एनर्जी ट्रांसफर करता है, इसे 10% रूल कहा जाता है। ये तो आपके 5 वाले क्लास के एनसीईआरटी तक नहीं दिया है, लेकिन आप थोड़ा सा हायर क्लास 9th में जाओगे, 8th में जाओगे, तो वहां आपको बताया जाता है। मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि इससे कई आपके इनडायरेक्टली कई क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। तो यहां ट्रांसफर हुआ 1 यूनिट, 1 यूनिट ट्रांसफर हुआ। तो मांसाहारी को इसे इसे क्या कहा जाता है, ये प्राइमरी, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, द्वितीय उपभोक्ता। या इसे टॉप कंज्यूमर भी कहा जाता है, उच्च उपभोक्ता। इसे टॉप कंज्यूमर भी कहा जाता है। 3 ग्राफ बना। अच्छा देखो, इन सभी को, इसे भी और इसे भी, इन सभी को अपना भोजन बनाते हैं सर्वाहारी। अब ये मत कहना सर सर्वाहारी की अंग्रेजी क्या होती है, तो मैं भी नहीं जानता। हाँ, नहीं तो तुम लोग तो अंग्रेजी हिंदी चक्कर में। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, आपको जब पूछे कि टॉप कंज्यूमर कौन है, तो गलती से भी नहीं बताना है कि वो सर्वाहारी टॉप कंज्यूमर होता है। टॉप यही है, टॉप कंज्यूमर। और सबसे ज्यादा, अगर जो प्रदूषकों का सबसे ज्यादा, हाँ ओमनिवोरस, तो सबसे ज्यादा प्रदूषकों का अगर जो ट्रांसफर होता है, तो यही टॉप कंज्यूमर में सबसे ज्यादा डिपोजिशन या सबसे ज्यादा जमा होता है। अब अगर जो मान लिया ये सब मरे, तो मरने के बाद इन्हें डिकम्पोज किया जाता है, और डिकम्पोज किया जाता है इसके द्वारा,
इस अपघटकों के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है, इन अपघटकों के द्वारा इन्हें डिकम्पोज किया जाता है, इन अपघटकों के द्वारा इन्हें डिकम्पोज किया जाता है। ध्यान से समझो, पूरी की पूरी बातें ध्यान से समझना। अब आपसे एक पेडागोजी का क्वेश्चन पूछा जाए, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ये नहीं पूछेगा सर प्लीज रिपीट, एकदम नहीं रिपीट होगा। तो पहले चुपचाप सारा काम छोड़ के एकदम चुपचाप आपको मेरा क्वेश्चन सुनना है और क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन क्या था? आपको 1 से 5 क्लास तक के बच्चों को खाद्य श्रृंखला पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? पहला आपको दे दिया ओरल मेथड, मौखिक रूप से उसे बता देंगे। दूसरा आपको दे दिया उसे उन जगहों पर यात्राएं कराएंगे जहां खाद्य श्रृंखला का संबंध या खाद्य श्रृंखला पर्याप्त रूप में विकसित हो। तीसरा, फ्लो चार्ट डायग्राम बोर्ड पर बना के, फ्लो चार्ट डायग्राम बोर्ड पर बना के और उसे समझाने का प्रयास करेंगे और चित्रों का सहारा लेंगे। चौथा, नन ऑफ दिस। आपको अपने आप में बताना है कि, ध्यान से समझ, आपको अपने आप में बताना है कि आपको ये फूड चेन कैसे समझ में आया। क्या आप कहीं गए टहलने जंगल में, या आपको मैं ओरली समझाया, ऐसे मुंह से बोल दिया, या आपको फ्लो चार्ट डायग्राम बॉक्स के सहारे से आपको बताया गया? जैसे आप समझ गए वैसे उस आंसर में लगा देना था। तो खाद्य श्रृंखला का सी चार्ट वाला फ्लो चार्ट डायग्राम आप बनाएंगे और फ्लो चार्ट डायग्राम बनाने के बाद कुछ चित्र दिखा देंगे। फ्लो चार्ट डायग्राम बनाने के बाद क्या करेंगे? कुछ चित्र दिखा देंगे। आपकी सारी बातें समझ में आ जाएंगी, आपकी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसे आप लिखे, मैं आगे बढ़ूं? इसे आप लिख लिए? चलिए लिखिए, जल्दी से लिखिए, इसे ऐसे कॉपी में बना लो बस। चलो अगला, नेक्स्ट, दूसरे पेज पे आ जाइए। मान लेते हैं, अब हमें क्या करना है? हमें 2 टर्म समझना है। एक समझना है बायो जियो केमिकल साइकिल या बायो जियो मैग्निफिकेशन। बायो जियो केमिकल साइकिल या बायो जियो मैग्निफिकेशन। बातों को ध्यान से समझना। बायो जियो केमिकल साइकिल या बायो जियो मैग्निफिकेशन, ठीक, इन दोनों को समझना। अब इसे कैसे समझोगे? पूरी तरीके से वही बात। मान लेते हैं ये सूर्य हो। अब मैं ज्यादा यहाँ मातापच्ची नहीं करूंगा, आपको एक बार बताया जा चुका है। सूर्य के बाद ये हरे पौधे, हरे पौधे को अपना भोजन बनाया गया शाकाहारियों के द्वारा। शाकाहारियों का अपना भोजन बनाया गया मांसाहारियों के द्वारा। इन सभी को अपना भोजन बनाया गया सर्वाहारी के द्वारा। ये सभी अपघटक डिकम्पोजर, अपघटकों के द्वारा खाके खत्म किए जाते हैं। अब ये केमिकल साइकिल है क्या? हरे पौधे को खाया शाकाहारी ने,
शाकाहारी को खाया मांसाहारी ने, और ये सर्वाहारी सारे लोगों को खा गए। मतलब ये एक चैन के रूप में चल रहा है, इसे खा रहा है ये, इसे खा रहा है ये, और इसे खा रहा है ये। फिर ये क्या कर रहा है सर्वाहारी, फिर हरे पौधे बो दे रहा है। जैसे उदाहरण के लिए ध्यान से समझो, हरा पौधा, मान लिया धान का पौधा, गेहूं का पौधा, गेहूं का पौधा, धान का पौधा, या कोई घास, उसे खाया बकरी, बकरी को खाया फिर या तो इंसान खा गया या तो कोई और जानवर खा गया, उस जानवर को फिर या तो इंसान खा गया, और फिर इंसान ने उस हरे पौधे को फिर से जन्म दिया, मतलब फिर से उसकी बुआई कर दी। ये क्या हो रहा है, एक जगह से निकल रहा है फिर दूसरे जगह, फिर चैन के रूप में चला आ रहा है। दैट्स कॉल्ड जियो बायोकेमिकल साइकिल। लेकिन इस जियो बायोकेमिकल साइकिल के कारण अगर जो इसमें डिस्टरबेंस हुआ तो इसके नाते मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब संचयन, संचयन का मतलब स्टोरेज। देखो असली जो अंग्रेजी है वो तो स्टोरेज ही है ना, एकदम एग्जैक्ट जो अंग्रेजी है वो तो स्टोरेज ही है। लेकिन मैग्निफिकेशन, ये जो बायोस्फीयर वाला टर्म यूज कर दिया जाता है। अब ये मैग्निफिकेशन को ज्यादा अच्छे से समझना है, मैग्निफिकेशन क्या होता है। जैसे मान लिया आपने क्या किया, आपने का मतलब हम सब ने, उसमें मुझे भी इंक्लूड करना, नहीं तो सर बड़े अपने आप को बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो मान लिया हमने किया क्या, हमने इन हरे पौधों में खाद छोड़ दी, केमिकल पोल्यूटेंट्स छोड़ा, प्रदूषक। मान लिया इस हरे पौधों में केमिकल का छिड़काव किया, केमिकल का छिड़काव कर दिया अपने खेतों में। अब इस केमिकल को खाया किसने, शाकाहारी ने खाया, तो प्रदूषक यहां भी पहुंचा इनके पास। इस केमिकल को खाया किसने, मांसाहारी ने खाया, तो प्रदूषक यहां भी पहुंचा इनके पास। इस केमिकल को फिर से सर्वाहारी ने खाया तो प्रदूषक यहां भी पहुंचा। आपने डाला कहां था प्रदूषक, यहां सिर्फ डाला था, यहां इनपुट दिया था, आपने इनपुट सिर्फ यहां दिया था हरे पौधों को, लेकिन ये पहुंचा कहां, सबके पास स्टोर हो गया। और सबके पास स्टोर हुआ इस चेन के कारण, इस केमिकल साइकिल के कारण। साइक्लोन में लिखा हूं, साइकिल होगा। तो केमिकल साइकिल के कारण सबके पास स्टोर हुआ, तो इसी स्टोरेज को ही कहा जाता है मैग्निफिकेशन। इसी स्टोरेज को ही कहा जाता है मैग्निफिकेशन। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, ध्यान से समझना, मैं एक उदाहरण दूं आपको। हमारे यहाँ एक दवा बनती थी, मैं दो उदाहरण आपको दूंगा। हमारे यहाँ एक दवा बनती थी, उसको एक बार सर्च करोगे पूरा नाम मिलेगा, मैं हल्का सा नाम याद है मुझे, डाइक्लोफिनाल करके एक दवा थी, डाइक्लोफिनाल ऐसे करके दवा थी। आप सर्च करोगे इसका पूरा अच्छा नाम मिल जाएगा। देखो मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दे रहा हूँ, उसे पूरा नाम मुझे एग्जैक्ट एकदम नहीं मालूम है, लेकिन ड्राई डाइक्लोफिनाल ऐसे करके कुछ डाइक्लोफिनाल थी। ये दर्दनाशक टेबलेट था, दर्दनाशक, पेन किलर। ठीक, अब देखो इस डाइक्लोफिनाल को इनपुट में डाला जाता था, इसे दिया जाता था जानवरों को, मवेशी को। मवेशी का मतलब ये, जब प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा पैदा होता है, भैंस को, गाय को, बकरी को, तो तो उन सभी को तो उन सभी को क्या किया जाता है, ये डाइक्लोफिनाल टेबलेट दिया जाता था उन मवेशियों को। ये डाइक्लोफिनाल टेबलेट दिया जाता था उन मवेशियों को जब उनको बच्चा पैदा होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, बुखार से पीड़ित होते हैं, तो डाइक्लोफिनाल दवा उन मवेशियों को दिया जाता था। देखो इस डाइक्लोफिनाल की टेस्टिंग नहीं की गई थी कि इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। डाइक्लोफिनाल में इतना ज्यादा प्रदूषक थे कि ये पोल्यूटेंट्स आके कहां जमा हो गए, इन मवेशियों में जमा हो गए। अब इन मवेशी, ये जो मवेशी, ये जो जानवर जब मरते थे, तो ये जानवर जब मरे तो इसे अपना भोजन बनाया, इन मवेशियों को अपना भोजन बनाया गिद्धों ने। गिद्ध, ये तो टॉप कंज्यूमर है, ये तो मांसाहारी है, ये जानवर मवेशी ये शाकाहारी है। तो ये जो प्रदूषक डाइक्लोफिनाल, ये जो टेबलेट का प्रदूषक था, ये कहां जमा हो जाता था, ये जमा हो जाता था इन गिद्धों में। और इन गिद्धों की किडनी किडनी फेल हो जाती थी, जिससे इनकी मौत होनी शुरू हुई।
इन गिद्धों की मौत होनी शुरू हुई। मतलब आपने इनपुट डाला कहाँ, आपने इनपुट डाइक्लोफिनाल के रूप में इस जानवर को दिया, और मर कौन रहा है, मर रहे हैं गिद्ध, मर रही है चील, मर रहे हैं वो मांसाहारी पक्षी जो टॉप कंज्यूमर है। अब टॉप कंज्यूमर होने के नाते वो दवा का स्टोरेज उस जानवर के शरीर में रहा, उस जानवर को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उस जानवर का दूध पीने वाले बच्चा, उस जानवर का दूध पीने वाला व्यक्ति को भी हल्का फुल्का फर्क हुआ, और वो कैंसर से ग्रसित हो गया। दुनिया भर की चीजें, उसे पता ही नहीं चला मुझे कैंसर कैसे हुआ। इसे कहा जाता है जियो बायो मैग्निफिकेशन। तो अगर जो एक शब्द में आपको कहा जाए, एक मैं और उदाहरण दूंगा, तो डाइक्लोफिनाल का उदाहरण है, एक जापान का उदाहरण है, मैं उसे दूंगा, उसके बाद आपका ये मैग्निफिकेशन वाला कहानी समाप्त हो जाएगा। तो आपको ऐसे समझना है, जब प्रदूषकों का संचयन, पोल्यूटेंट्स का डिपोजिशन या स्टोरेज टॉप कंज्यूमर में होने लगे, उच्च उपभोक्ता में होने लगे, तो इसी बात को या इसी क्रिया को, इसी अभिक्रिया को, इसी प्रोसेस को जियो बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जियो बायो मैग्निफिकेशन। इसका उदाहरण आप दो देंगे, एक तो डाइक्लोफिनाल दवा जो दी जाती थी भैंस और गाय को, ये भैंस और गाय के शरीर में रहती थी, जिससे इसे गिद्ध खाते थे मरने के बाद भैंस और गाय को, तो उनकी मौत होने लगती थी, उनके किडनी में रिएक्शन करता था, मर जाते थे। इसीलिए ये दवा अब भारत में बैन कर दी गई है। ये दवा जो है अब भारत में ये बैन है। अब डाइक्लोफिनाल टेबलेट बनती ही नहीं है, इसे एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड आप कह सकते हो, एकदम सख्त इसका अनुपालन किया जाता है। अब ये दवा बनती ही नहीं है। पहले उस समय 2007-8 में तो जबरदस्त गिद्धों की मौत हुई थी, तो उसका कारण यही बताया गया। क्या इतनी बातें मैं समझा पाया? जल्दी बोलो। बोलिए जल्दी से। हाँ हाँ, यूपी में सबसे ज्यादा गिद्ध है। वैसे भी यूपी में गिद्धों की संख्या अधिक है, दूसरे टाइप के गिद्ध भी यूपी में ज्यादा है, रियल वाले गिद्ध भी है और दूसरे टाइप के भी सबसे ज्यादा है। हाँ, न्यूज़पेपर में आया था विभव सक्सेना, ये न्यूज़पेपर में था, इसीलिए तो आपको बताया गया कि करंट अफेयर के तौर पे भी पूछा सकता है। मैं बस नाम में थोड़ा डाउट हूँ, नाम आप देख लेना। ठीक, आगे बढ़े। दैनिक जागरण हर पेपर में था। ठीक है, आगे बढ़े। तो मैग्निफिकेशन का मतलब आप क्या समझे, स्टोरेज हो रहा है, प्रदूषकों का स्टोरेज जब टॉप कंज्यूमर में हो तो उसे क्या कहा जाता है, मैग्निफिकेशन। आगे बढ़ो अब। दूसरा उदाहरण, एक तो आपको डाइक्लोफिनाल का उदाहरण दिया गया, एक देखो क्या, एक उदाहरण जापान का मैं दूंगा। देखो जापान के लोग किए क्या, जापान के लोगों ने अपनी फैक्ट्री से, इनकी फैक्ट्री से एक प्रदूषक निकला, पारा। पारा आपको पता है ना, वही पारा बुखार नापने का जो, तो पारा मरकरी, तो पारा पारा को ये क्या करते थे, समुद्र में फेंक देते थे। ये ओशन में इसे फेंक देते थे। पारा कहाँ पहुंचा, ये समुद्र में पहुंचा। अब देखो ये पारा कहाँ पहुंच रहा है, पारा जापान की फैक्ट्री से पारा फेंक दिया गया समुद्र में। ये जान के फेंका गया कि अब इसका जब काम नहीं है, वेस्टेज है, फैक्ट्री वेस्टेज है, मतलब औद्योगिक मलबा है, उद्योगों का डिपॉजिट है। अब इसे, जापान के पास बहुत ज्यादा जमीनें तो है नहीं, तो ये उनके कि चारों तरफ किनारे समुद्र ही समुद्र है, तो समुद्र में फेंक दिए। बोले होगा क्या, समुद्र में फेंक दो। ठीक है, तो समुद्र में फेंक दो। अब फिर से समझना, ये समुद्र का पारा, ये समुद्र का पारा कहाँ गया, ये समुद्र का पारा शैवाल में गया।
हरे पौधे, समुंदर के हरे पौधे, शैवाल में चिपका और हरे पौधे, पारा यहां पहुंचा। अब फिर से इस हरे पौधे को अपना भोजन बनाया गया, किसके द्वारा? छोटी मछली के द्वारा। फिर पारा यहां पहुंचा। देखते जाओ, इस छोटी मछली को अपना भोजन बनाया गया बड़ी बड़ी ब्लू व्हेल के द्वारा, बड़ी मछलियों के द्वारा। अब देखो पारा यहां भी पहुंच गया। देखते जाओ बस, बिग फिश, स्मॉल फिश, इन शैवालों को भी, इन छोटे मछलियों को भी, इन बड़ी मछलियों को भी, सबको भोजन बनाया गया सर्वाहारी मानव के द्वारा। अब देखो, अंतिम रूप से जिसने समुद्र में पारा फेंका था उसी के पास पहुंच गया। जिसने फेंका था पारा समुद्र में उसी के पास फिर से पहुंच गया। और जब ये पारा समुद्र से मानव में इकट्ठा होने लगा और इतना बड़ा प्रोसेस होने के बाद तो मानव को रोग हुआ। रोग को बोला गया मिनी माता। कौन सी बीमारी हुई? मिनी माता डिजीज। ठीक है, वो माता, वो चेचक वाला माता नहीं, मिनी माता नाम है। मिनी माता डिजीज मतलब आपसे अब फिर से पूछा जाए, मिनी माता डिजीज किसका उदाहरण है? अच्छा, विभव बता रहा है इसीलिए मिनी माता रोग पारा से होता है। आपने डिटेल में क्लियर कर दिया, थैंक यू सर जी। बात कर रहा है तो देखो बेटा, ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है ना, ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है ना, तो मुझे तो डिटेल में ऐसा बताना है कि आप एग्जाम में ना फंसो। और आपको तो बच्चों को पढ़ाना भी है, आपको तो बच्चों को पढ़ाना भी है। बहुत सही सर। तो आपको बच्चों को पढ़ाना है, फिर आपके पेडागोजी के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो अगर जो फ्लो चार्ट डायग्राम से आप नहीं पढ़ोगे तो फिर पेडागोजी के क्वेश्चन गए काम से। आपका सब्जेक्ट ठीक रहेगा तभी आपका पेडागोजी ठीक रहेगा, एक बात ध्यान लीजिए ना। तो मिनी माता, अब आपसे पहले तो ऐसे पूछा गया, अब आपके इन्वायरमेंट में सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। पारा से होने वाली बीमारी इंसानों में क्या, तो आप क्या बता दोगे? अब जल्दी बोलिए। पारे से होने वाली बीमारी इंसानों में क्या है? कौन सी बीमारी है? मिनी माता डिजीज। कौन सी बीमारी है? मिनी माता डिजीज। दूसरा आपसे पूछा गया, ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिनी माता बीमारी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन दिया गया जियो बायो केमिकल साइकिल, जियो बायो मैग्निफिकेशन, जियो बायो मैग्निफिकेशन, इन्हीं दोनों में से बताओ, या नन ऑफ दिस दे दिया गया। अब जब ऑप्शन दिया जाएगा तो और दो चार ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन इन्हीं दोनों में से बताओ ये मिनी माता बीमारी किसका उदाहरण है, जियो बायो केमिकल साइकिल या मैग्निफिकेशन। बहुत अच्छा, नजीर अंसारी। बहुत अच्छा, आप ही पूछ रहे थे कि एक बार फिर से बता दीजिए, और आप सबसे पहले जवाब दिए, बहुत अच्छा और सही जवाब दिए। अच्छा एक बात बताओ, इतनी बातें मैं आपको समझा पाया? बहुत देर से मैं माथा पच्ची कर रहा हूँ, कुछ निष्कर्ष निकला जी? हम्म। तो आपको मैंने बता दिया, हाँ क्लियर, आपको मैंने बता दिया क्या क्या। आपको मैंने बताया फ्लो चार्ट डायग्राम बता दिया, फूड चेन। मैंने बताया 10% ट्रांसफर करता है हर प्रोडक्ट। ठीक है, मिनिमा तक क्या है, क्या बात। प्रतिज्ञा सिंह, आप पूछ रहे हैं मिनी माता क्या है? अब बताओ, ये तो वही बात हुई, पूरा रामायण खत्म हो गया, उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि सीता किसकी पत्नी थी।
आप लोग जब पढ़ाया जाता है तो कहीं और बिजी रहते हो क्या, कि मोबाइल वोबाइल रख के कहीं और अपना चले गए, है ना? ये गड़बड़ बात है। मुझे इतना कॉन्फिडेंट रहता है कि मैं अगर जो इस तरीके से थोड़ा सा विस्तार में बता दूं तो पत्थर भी होगा ना तो उसके भी अंदर मैं बातें घुसेड़ दूंगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ध्यान आपका कहीं और, मतलब किसी कोई हो, नाम लेने की क्या जरूरत है, लेकिन कोई भी हो, अगर जो ध्यान इधर उधर रहेगा तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, देख लो एक बार, ये बीमारी का नाम है। जब कोई इनडायरेक्टली अपने अंदर पारा स्टोरेज करता है, कोई भी इंसान इनडायरेक्टली, जानबूझ के कोई पारा नहीं पिएगा, इनडायरेक्टली अपने अंदर पारे का स्टोरेज करता है ना? मरकरी स्टोर होती है अपने अंदर इनडायरेक्टली, शैवाल से होती है, मछलियों से हो जाए, मछलियां पारा खाएं, मछलियों को आप खा लें, बड़ी मछलियां पारा खाएं उनको आप खा लें, हरी हरी घासों में लेट, सॉरी, पारा लगा रहे, उसे आप साग के रूप में खा लें, सब्जी के रूप में खा लें। तो जब इंसानों में पारा का स्टोरेज होने लगता है तब एक बीमारी बनती है, एक बीमारी निकली, उसी को कहा गया मिनी माता डिजीज। ठीक है, तो मिनी माता डिजीज, मिनी माता बीमारी एक रोग है। सबसे पहले जापानियों के चक्कर में, जापानियों ने पारा फेंका, तो पारा समुद्र में फेंका, तो उसी के कारण जापानियों को सबसे पहले बीमारी हुई थी। तो अब मरकरी का डिपोजिशन, मरकरी का जो डिपोजिशन है वो समुद्र में फेंकना मना है, क्योंकि ये सारी बीमारी होती है। क्लियर? बताइए, क्लियर हुआ? शिव, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम बायोस्फीयर के बारे में जानेंगे और भारत में कितने बायोस्फीयर हैं उनको देख लेंगे। बायोस्फीयर के बारे में यहाँ दिया गया है, मैं आपको कल ही भेजा था। लता सिंह, नाइस टीचिंग, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, बायोस्फीयर के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी जो थी ना वो कल ही बताई थी आपको जानकारी। बायोस्फीयर ये क्या है, यूनेस्को के अंतर्गत, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ESCO, यही लिस्टेड करता है बायोस्फीयर को। तो 2006 में एक प्रोग्राम चलाया गया था यूएनओ के द्वारा, उसका नाम ही था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत यूएनओ, मतलब यूएनओ की ये जो संस्था है यूनेस्को, इसका हेड ऑफिस पेरिस है। इसके अंतर्गत, कल तो क्लास नहीं हुई सर, कल का मतलब क्या, आने वाला कल या बीता हुआ कल? अर्जुन, बताइए अर्जुन, आने वाला कल की बात कर रहे हैं, बीता हुआ कल की बात कर रहे हैं? आपके लैंग्वेज से तो यही लग रहा है बीता हुआ कल। कल तो क्लास नहीं हुई सर, तो कल तो क्लास हुई थी हमारी, बीता हुआ कल, कल क्लास हमारी हुई थी ना, एक बार सब लोग बताएं तो, मुझे इतना याद नहीं रहता, कल क्लास हुई थी? शायद नहीं हुई थी। हुई थी, हुई थी भाई। अच्छा हाँ, आप लोगों की एक शिकायत थी कि क्लास हमें शो नहीं होता कभी कभी, और जिसकी वजह से हम क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते। तो ये शिकायत पर हम कल मीटिंग किए हैं, अपनी मैनेजमेंट टीम से मीटिंग की गई है। तो वो थोड़ी बहुत टेक्निकल चीजें, इश्यूज हैं, वो टेक्निकल इशू मतलब पूरी टीम लगी है कि वो हम सॉल्व कर लेंगे। कुछ लोगों को अगर जो क्लास नहीं सो रहा है, शो हो रहा है, तो उसे सॉल्व कर लिया जाएगा। क्लास शो होने के लिए जो आप ऐप पर क्लास शो करते हैं तो उसके लिए स्पीड, इंटरनेट का स्पीड थोड़ा अधिक चाहिए। तो हमने बात किया है, तो उन्होंने कहा कि सर अगर जो इंटरनेट की स्पीड अच्छी खासी है तो क्लास तुरंत शो कर हो जाती है, और अगर जो इंटरनेट की स्पीड सर थोड़ी सी कम होती है तो क्लास शो होने में थोड़ा देर लगता है। लेकिन हम इसे सुधार लेंगे कि इंटरनेट कम स्पीड में भी अगर जो कोई करना चाहे तो ऐप के माध्यम से क्लास शो हो जाए। इस पर वो काम कर रहे हैं, इस पर काम हो जाएगा, तो है ना?
अच्छा अच्छा। अच्छा अर्जुन, वाईफाई लगा है फिर भी आपकी क्लास नहीं शो होती, ऐसा क्या? हम्म। 23 की क्लास हुई थी सर, फिर इसमें शो क्यों नहीं हो रही है? अर्पिता अवस्थी। अच्छा, ये सब बातें मैं लिखता हूँ कि भाई बताया जाए। मतलब 23 की क्लास आपकी हुई थी और फिर भी शो नहीं हो रहा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी नहीं है उसका? रिकॉर्डिंग आपके पास नहीं है? हम्म। नहीं। ठीक, मैं ये भी बात कर लूंगा। आज मैं बात, मतलब कल ही मैं बात किया था, आज भी मैं याद दिला दिया हूँ, दिलीप जी से याद दिला दिया हूँ, हमारे शर्मा सर हैं उनसे भी याद दिला दिया हूँ। वो लोग कहे हैं कि हम सब इसी पे लगे हैं, क्योंकि किसी का एक पैसे का भी नुकसान ना हो। अच्छा, 3 दिन तक नहीं सो हुई रीना चौहान। ठीक ठीक, इस पे हम काम करेंगे। आपकी क्लास खत्म होते ही मेरी, मैं 4:30 बजे के बाद एक बार इन लोगों से बात करूंगा। ठीक, अब यहाँ टॉपिक देखो। टॉपिक देखो, ये सब मुद्दे मैनेजमेंट वाले हैं, मैं भी बात करूंगा। तो मैंने क्या कहा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस है। इन्होंने 2006 में यूएन के द्वारा एक प्रोग्राम चालू किया था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। और इसके तहत कुछ कल्चरल, देखो कुछ कल्चरल और कुछ इन्वायरमेंटल, कुछ ऐसी चीजों को प्रिजर्व किया जाता है जो हमारे इकोसिस्टम के लिए बड़े जरूरी है ना। और उन्हीं को, उसमें प्राकृतिक चीजें हों, सांस्कृतिक चीजें भी हों, उन्हीं को क्या कर दिया जाता है, इन्हीं को सम्मिलित रूप से बोल दिया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको ध्यान से समझना है, इसमें दोनों की जरूरत होती है। ऐसी बात नहीं है कि इसमें सिर्फ प्राकृतिक चीजें हैं, इसमें मनुष्य वाली चीजें होती हैं और इसमें प्राकृतिक चीजें भी शामिल की जाती हैं। ठीक, दोनों चीजें शामिल की जाती हैं। क्लियर? तो आपको इसी तरीके से ये सारी बातें समझनी है। इसमें अगर जो मैं दो चार उदाहरण दूं, तो भारत में जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर रिजर्व को आप ऐसे समझ सकते हो, बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया थोड़ा बड़ा होता है। बायोस्फीयर बड़ा एरिया होता है। एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत, मैं बोल नहीं रहा हूं, ये मत कहना आवाज नहीं आ रही, मैं बस लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कई सारे नेशनल पार्क हो सकते हैं, कई सारे नेशनल पार्क हो सकते हैं, कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकते हैं, कई सारे बर्ड सेंचुरी हो सकते हैं। ठीक है, कई सारे बर्ड सेंचुरी हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब होगा, जो हिंदी हिंदी बताएं, तो हिंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वन्य जीव विहार या अभ्यारण्य। बर्ड सेंचुरी का मतलब पक्षी विहार। ठीक है, मतलब जहां पक्षी रिजर्व हो, पक्षियों का जहां बहुत बड़ा आवास क्षेत्र हो। कई सारे बर्ड सेंचुरी हो सकते हैं, कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ भी हो सकता है, जाना आना अलाउ होता है। नेशनल पार्क हो सकते हैं, कई सारे होते हैं। तो भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है, अगर जो आप देखेंगे इन इंडिया, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की जो संख्या है वो 18 ही है। भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है 18 है। लेकिन नेशनल पार्क अगर जो देखोगे तो बेटा 200 से भी अधिक नेशनल पार्क है। और इसी में किसी बायोस्फीयर रिजर्व में 4 नेशनल पार्क है, किसी में 10-10 नेशनल पार्क है, इतने इतने बड़े चारों तरफ नेशनल पार्क बना दिया गया है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया आपको क्या करना है, बड़ा होता है। और ये 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना होता है।
ये 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसे आपको जानना होता है। तो देखो इसे आपको इस तरीके से बताने की कोशिश की गई है। ये देखो बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया होता है, ध्यान से समझो, ये बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया है। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होते हैं। ये पहला जोन, इसे कहा जाता है कोर जोन। तो मैंने ऐसे पहला लिखा, ये पहला, ये कोर जोन है। इसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती, कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती। कोई टूरिज्म, टूर भी कोई नहीं कर सकता, एकदम, मतलब आप समझिए कि एकदम प्रोहिबिटेड एरिया है, कोर जोन जिसे कहा जाता है। कोई अलाउ नहीं, कुछ भी नहीं। बस अगर जो होगा तो थोड़ा बहुत आप ऐसे समझ लो कि रिसर्च सेंटर वगैरह हो सकता है, मॉनिटोरियम हो सकता है ना, और कोई एक्टिविटी अलाउ नहीं हो सकती। इवन जनजातियों को भी जाना यहाँ अलाउ नहीं होता इस पहले जोन में, जो कोर जोन होता है। कोर जोन के बाहर, बाहर जो दूसरा एरिया मिले इसे कहा जाता है बफर जोन। बफर जोन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं। बफर जोन में, बफर जोन में लोगों की आवाजाही होती है। तो ये जो बफर जोन है, नंबर दूसरा जो बफर जोन है, इसमें देखो, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है। इसमें आप कह सकते हैं ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट आवास भी होता है, जनजातियों का आवास भी होता है, उनके घर भी होते हैं, ठीक है ना, उनके घर भी होते हैं। फिर से देखो, टूरिज्म भी अलाउ होता है, लेकिन ये सारी चीजें लिमिटेड। ऐसे नहीं कि जितना मन करे जाओ टूर करो, उसमें मन करे कि आपका मन किया बड़ी हरी हरी घास है, हंसिया उसे लेके काटने ही लगे घास, ऐसा कुछ नहीं होता। मन किया हिरन को मार दिया, ऐसा कुछ नहीं, लिमिटेड चीजें होती हैं सरकार की गाइडलाइन के अनुसार। सबसे बाहर वाला जो एरिया होता है ये, इसमें लगभग लगभग सब कुछ अलाउ होता है, इसमें लगभग लगभग सब कुछ अलाउ होता है ना। इसमें लीगली अलाउ होता है सारी चीजें, लीगली अलाउ होता है सारी चीजें, लेकिन इसमें भी थोड़ी लिमिट होती है। कंस्ट्रक्शन भी अलाउ होता है, एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ होते हैं, यहाँ एजुकेशनल और ट्रेनिंग सेंटर भी होते हैं, टूरिज्म भी होता है, देखो जहाँ कैमरा लगा हो टूरिज्म है, रिसर्च सेंटर भी यहाँ होते हैं। देखो घर बने हैं, मतलब यहाँ घर भी है, ह्यूमन सेटलमेंट भी है। समझ में आ रही बात? तो बफर जोन में आपका ऐसे पूछ लिया गया एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ होते हैं, तो बफर जोन में होते हैं। लेकिन कोर जोन में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ देखो मॉनिटोरिंग, है ना, मॉनिटरिंग इसकी की जाती है, मॉनिटरिंग के लिए कोई रहेगा बस, और कुछ नहीं होगा। तो नेशनल पार्क अगर जो कहा जाए तो कोर जोन में होता है, नेशनल पार्क में कुछ अलाउ नहीं होता, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यही सब है, क्लियर। यही बात देखो यहाँ लिख के बताई गई है, एक बार ध्यान से समझना। देखो यहाँ कोर जोन, बफर जोन, ये बात यहाँ लिख के बताई गई है। और ट्रांजिशन जोन जिसे हमने आउटर लेयर कहा, यही बात यहाँ लिख के बता दी गई है। अब अंतिम में देख लो। अच्छा, अंतिम में नहीं देखना है आपको, मैं ये अगली क्लास में बता दूंगा, क्योंकि मेरी क्लास है। देखो अगला बोलना क्या है, अगला करना क्या है, अगली क्लास में बताऊँ। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ये बायोस्फीयर रिजर्व के जैसे जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, ये सारा बताना है। ये देखो मैप भी यहाँ दिया गया है। तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया है, इसे मैं अगली क्लास में बता दूंगा। आज मेरी तुरंत फिर क्लास है, इसलिए 5 मिनट पहले छोड़ना अलाउ है, 5 मिनट पहले छोड़ना पड़ता है, ठीक है। आज हम यहीं तक करेंगे। तो एक बात बताओ, जितनी बातें आपको समझाई गई वो मैं आपके दिमाग तक पहुंचा पाया? जल्दी से बताया। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। अब मैं तुरंत लॉग आउट हो रहा हूँ, है ना, तुरंत लॉग आउट होऊंगा, क्योंकि तुरंत मेरी क्लास है ना, दूसरी क्लास डिस्टर्ब ना हो। ठीक, थैंक यू।